रिया और पूजा दो बहनें थी। एक दिन रिया तैयार होकर बाहर जा रही थी। ठीक है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी ताकि मैं वहाँ बोर ना हो सकूं। सभी साथ में होंगे तो बहुत मजा आएगा। अब मैं चलती हूँ। रिया की बात सुनकर राजेश खुश हो जाता है और उसे उसके दोस्तों को साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। पूजा को अपने साथ लेकर पार्टी में पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मगन हो जाती है और हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं पूजा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। रिया को नशे में देखकर कुछ लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिस पर पूजा उन लड़कों को थप्पड़ मारकर रिया को घर ले आती है। अमन और अनु एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब तक अपने अपने घर वालों से वो छुपाते थे और ऐसे ही कभी छत तो कभी बाहर तो कभी कहीं और मिलते। रिया और पूजा दो बहनें थी। फर्क बस इतना था कि रिया शहर में रहा करती और पूजा गाँव में रहती। गाँव और शहर में रहने के चलते दोनों के बोल चाल रहन सहन में काफी ज्यादा अंतर था। रिया एक बहुत ही घमंडी लड़की थी, लेकिन पूजा बहुत ही सिंपल लड़की थी। एक दिन रिया तैयार होकर बाहर जा रही थी, तभी उसके पिता राजेश, जो कि हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसे रोकते हुए कहते हैं, रिया बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है मेरी बात सुनने के लिए? जी पापा, बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको, लेकिन थोड़ा जल्दी। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है, देर हो रही है। बेटा, कल से तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों कहीं गांव पर घूम आए। थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा और गांव की शुद्ध हवा भी मिल जाएगी। क्या पापा, गांव भी कोई घूमने वाली जगह है? घूमना है तो कोई हिल स्टेशन चल लीजिए ना, किसी और सिटी चल लीजिए। गांव में क्या रखा है? बेटा, गांव में भी मेरा अपना घर है, वहाँ भी हमें कभी कभी जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी ताकि मैं वहाँ बोर ना हो सकूं। सभी साथ में होंगे तो बहुत मजा आएगा। अब मैं चलती हूँ। रिया की बात सुनकर राजेश खुश हो जाता है और उसे उसके दोस्तों को साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। कुछ दिन बाद राजेश रिया और उसके दोस्तों को लेकर अपने गांव पहुंचता है, जहां उसकी चाची ममता और बहन पूजा और उसके सभी दोस्तों का बहुत अच्छे से वो स्वागत करते हैं। जिसके बाद रिया अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चली जाती है और पूजा भी वहाँ आती है, जिससे वो कहती है, जल्दी से मेरे रूम का एसी चला दो और हमारे लिए चिल्ड ठंडा पानी भिजवा दो फ्रिज से, हमें बहुत प्यास लगी है। रिया दीदी, ये गांव है, यहाँ आपको लाइट तो ठीक से मिलेगी नहीं। आप एसी की बात करत हैं, और रही बात ठंडा चिल्ड पानी की ना, तो यहाँ सिर्फ आपको घड़े का ठंडा पानी मिलेगा, कोनो फ्रिज का नहीं। क्या? तो हम यहाँ रहेंगे कैसे? बिना एसी के मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। मैं तो गर्मी से मर ही जाऊंगी। आप चिंता काहे करती हैं दीदी? हम आपको शाम को ऐसी जगह लेकर जाएंगे कि आपका एसी भी फेल हो जाएगा। आप भी कहेंगी किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। सच में यहाँ ऐसी जगह है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ ऐसी कोई जगह भी हो जो जन्नत जैसी हो। पक्का तुम मजाक कर रही होगी। ठीक है, तो हम ना आप सभी को वहाँ लेकर चलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गांव में भी अच्छी जगह होत है, आपके शहर से भी अच्छी। अब आप लोग आराम करिए, हम बाद में आते हैं। हाँ? पूजा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शाम को पूजा रिया और उसके दोस्तों को बाहर ले जाने के लिए उनके कमरे में आती है, जहाँ उन्हें छोटे छोटे कपड़े पहने देखकर पूजा कहती है, हाय दैया दीदी, कपड़ा तो पूरा पहन लो, बाहर घूमने जाने की खुशी में लगता है नीचे का पहनना भूल गई हैं आप। गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? रिया यार, तुम्हारे गांव की बहन कितनी गवार है। ये शॉर्ट ड्रेसेस के बारे में कुछ नहीं पता क्या इसे, जो ये ऐसे बोल रही है? ओ गवार, हमने ये पूरे कपड़े पहने हैं, ये इतने ही होते हैं। तुम ही गवार किसको बोली? हाँ, पूरे कपड़े ना पहनने को फैशन बोलते हैं का? ओ शहर की बंदरिया, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, तो कुछ भी पहन कर निकल लो। हमारे साथ चलना है तो पूरे कपड़े पहनो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गवार होकर मुझे बंदरिया बता रही है? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रिया की दोस्त इतना कहकर गुस्से में पूजा की तरफ आगे बढ़ती है। तभी रिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे बहुत समझाती है, जिसके बाद सभी शॉर्ट ड्रेस की जगह जीन्स टॉप डालकर पूजा के साथ में निकल जाते हैं। पूजा उन्हें
एक पहाड़ी पर लेकर जाती है, जहाँ की ठंडी हवाओं में एक अलग ही सुकून था। वहाँ से ढलते सूरज को देखकर रिया कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतनी सुकून वाली जगह भी हो सकती है। सच में ये जगह तो हमारे शहर की जगहों से भी ज्यादा सुंदर है और यहाँ की हवा तो एसी को भी फेल कर रही है। हाँ, ठीक ही ठाक है, कोई इतना खास भी नहीं है। शहर की बात ही अलग है। जो बात वहाँ के नजारों में है वो यहाँ गांव के नजारों में कहाँ होगी। अब तुम दोनों फिर से लड़ने मत लगना यार। हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं ना कि शहर और गांव के लोगों और नजारों में अंतर करने। चलो शाम हो गई है, घर चलते हैं। पापा परेशान हो रहे होंगे। कुछ देर बाद सभी अपने घर लौट आते हैं। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद रिया अपने दोस्तों और पिता के साथ शहर वापस आ जाती है और अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। फिर एक दिन अचानक वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी गांव की बहन और उसकी चाची पहले से ही घर में बैठे थे और उसके पिता से बात कर रहे थे, जिन्हें देखकर वो दंग रह जाती है। और राजेश कहता है, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे कितना समय लग जाए, इसलिए मैंने गई से तेरी बहन और चाची को बुला लिया है। तू अकेले फील नहीं करेगी। खुद तो जा रहे हैं पापा और मेरा जीना हराम कर रहे हैं इन गवारों के बीच में मुझे छोड़कर। अब बुला ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। मैं शहर की लड़की हूँ, मुझे अपनी गांव की बहन की तरह किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लगता है रिया को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है बेटी तो हम वापस चले जाते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर आपका भी है, ऐसा मत सोचिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राजेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी ममता पर आ जाती है। एक दिन पूजा रिया के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नजर कॉस्मेटिक के महंगे महंगे सामान पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे लगाना शुरू कर देती है। तभी रिया बाथरूम से बाहर आती है और पूजा को अपना सामान छूते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारती है। मेरी फ्रेंड सही कहती हैं, तुम गांव की गवार हो। एक तो बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई, मेरा सामान खराब कर दिया। आज के बाद बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में मत आना, निकलो अभी यहाँ से। रिया दीदी, माना कि आप शहर की हो और आपको सब पता है, हम गांव के हैं इसलिए हम नहीं जानते हैं कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी इंसल्ट करें। तुम निकलो यहाँ से अभी के अभी। रिया इतना कहकर पूजा को धक्का मारकर अपने कमरे से बाहर कर देती है। गांव की होने की वजह से रिया हमेशा अपनी बहन की बेइज्जती करती, जो चीज ममता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन देर रात पार्टी में जाने के लिए रिया तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी ममता उसे रोकते हुए कहती है, रिया बेटी, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? कोई काम है क्या? लड़कियों का इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। चाची जी, ये आपका गांव नहीं शहर है। यहाँ दिन रात सब बराबर है और मैं अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। मुझे रात में आने में देर हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम अपनी बहन पूजा को भी ले जाओ, आते टाइम साथ ही आ जाओगे, अकेले नहीं आना पड़ेगा। यार, मेरी गांव की बहन तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। जब से आई है अपनी गंवार वाली हरकतों से दुखी करके रख दिया है। अब इस गंवार को अपने साथ भी लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाना है तो ले ही जाना पड़ेगा। ठीक है चाची जी। ममता के कहने पर रिया ना चाहते हुए भी पूजा को अपने साथ लेकर पार्टी में पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मगन हो जाती है और हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं पूजा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। रिया को नशे में देखकर कुछ लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिस पर पूजा उन लड़कों को थप्पड़ मारकर रिया को घर ले आती है। अगले दिन जब उसे पता चलता है कि पूजा ने उसके दोस्तों को थप्पड़ मारा है, तो वो बिना पूरी बात जाने पूजा की बहुत इंसल्ट करती है और उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे पार्टी की रात के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूजा से माफी मांगती है। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने बिना सच जाने तुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तूने सच में एक बहन होने का फर्ज निभाया है, वरना मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। जानकी अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी जानकी छत पर जाती है अपनी बेटी को देखने और छत पर जानकी की बेटी अनु अपने किराएदार के लड़के अमन से बातें कर रही थी। वो भी हंस हंस कर। ये देखकर जानकी अनु से कहती है,
मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी या सुनकर भी अनसुना कर रही थी? माँ वो तो मैं छत से कपड़े लाने जा रही थी, तभी मुझे छत पर अमन दिख गया, तो तभी अमन से बात करने लग गई मैं। मुझे आपकी आवाज सच में सुनाई नहीं दे रही थी। अमन बताओ ना माँ को। हाँ आंटी जी, ये तो कपड़े ही लेने आई थी छत से, और आपकी आवाज तो आई ही नहीं हमें। अच्छा, छत से कपड़े लेने आई थी तो कपड़े तो ले ही लिए होंगे ना? कहाँ है कपड़े? बस अभी ले ही रही हूँ माँ, आप नीचे जाओ, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। अरे ओ लड़की, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जब कपड़े धोई ही नहीं है तो कपड़े छत पर सूखेंगे क्या? और तू छत पर लेने क्या आएगी? ज्यादा चालाक बन रही है तू। क्या छत पर कपड़े नहीं सुखाए? अरे मुझे लगा छत पर कपड़े हैं तभी तो मैं, लेकिन कोई नहीं, जब छत पर कपड़े ही नहीं हैं तो क्या करें हम। चलो माँ चलते हैं नीचे। अनु कॉल करना बाद में मुझे। अमन और अनु एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब तक अपने अपने घर वालों से वो छुपाते थे और ऐसे ही कभी छत तो कभी बाहर तो कभी कहीं और मिलते। इन दोनों का इतना मिलना जानकी को पसंद नहीं आता था, इसीलिए वो काफी ज्यादा नजर रखती थी अनु के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे दिन निकल जाते हैं और ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद अमन अनु से मिलने उसके ऑफिस के बाहर जाता है और वहीं इंतजार कर रहा होता है। अनु जैसे ही अपने ऑफिस से निकलती है तो वो अमन को देखती है और उसके पास जाकर कहती है, अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऑफिस से मुझे मेरे पापा लेने आते हैं, लेकिन ये पता होने के बाद भी तुम यहाँ आ गए। तो मैं क्या करता यार, घर पर तुम्हारी माँ आंखें गड़ाकर बैठी रहती है, अरे बात तक नहीं हो पाती हमारी, और यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ तो बोल रही हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा मुझे? अमन मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए उतना ही तड़प रही हो ना, लेकिन तुम तो बस सारी गलती मुझ पर ही डाल दो। अरे माँ है वो मेरे बारे में ही तो सोचेंगी ना। तुम भी क्या बात करते हो अमन? अनु और अमन बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अनु वहाँ अपने पापा को आते हुए देखती है तो वो तुरंत अमन को जाने को बोल देती है और अनु अपने पापा के साथ घर चली आती है। उसी रात अमन की माँ रेखा नीचे आती है और जानकी से कहती है, जानकी जी, मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि पानी की मोटर चला दो, टंकी में पानी खत्म हो गया है। बार बार पानी का इस्तेमाल करोगे, नल खुला रखोगे तब तो पानी खत्म होगा ही ना। बिजली का बिल कितना लगता है आपको पता भी है? मुंह उठाकर चले आते हैं। हाँ तो पानी का इस्तेमाल करने के लिए ही तो होता है, और बिजली का बिल मैं भी देती हूँ, और जब मैं पैसे पूरे दे रही हूँ तो पानी चलाने में क्या दिक्कत है? चला दो मोटर। अब मोटर कल सुबह ही चलेगी, जो भी काम हो वो कल ही करना। अभी तक खाना भी नहीं बनाया है, और बिना पानी के खाना कैसे बनाऊँ मैं? आप क्या पागल हो गई हो? तमीज से बात करो, ऊपर किराए पर रहती हो, सर के ऊपर नाचने की जरूरत नहीं है। अगर पानी की मोटर नहीं चलाई ना तो पक्का नाचूंगी। ज्यादा चालाक मत बन, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को तो किराए पर रखना ही नहीं चाहिए था। महीना खत्म होते ही ऊपर वाला कमरा खाली कर देना। जब तक मैं इस मकान में हूँ तब तक तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे किसी भी चीज की कोई कमी कैसे होती है। रेखा और जानकी में ऐसे ही बहस होने लगती है और वो बहस काफी ज्यादा बढ़ रही थी। ये देखकर वहाँ अमन और अनु आते हैं। अमन उन दोनों को शांत करवाता है और बोलता है, आप दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो? कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? बताना क्या है, ऊपर वालों के इस मकान में दिन पूरे हो गए हैं। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो यहाँ से, और हम पर हुक्म चलाना बंद करो तुम माँ बेटे। माँ क्या बोले जा रही हो? अचानक से क्या हो गया? तेरी माँ क्या हमें घर से निकालेगी? महीना पूरा होते ही हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और अमन तू यहाँ क्या खड़ा है? चल यहाँ से। इन लोगों की तो शक्ल देखकर ही गुस्सा आ जाता है। रेखा अमन को अपने साथ ऊपर लेकर चली जाती है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से अमन और अनु काफी परेशान हो जाते हैं। ये सब होने के बाद जब रात में सब लोग सो जाते हैं तो सबके सोने के बाद अनु अमन से मिलने छत पर जाती है। दोनों काफी परेशान होते हैं। अनु रोते हुए बोलती है, इन बड़े लोगों की लड़ाई में नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे तो हम कैसे मिला करेंगे? हमने तो कितनी आगे की सोच रखी थी। मैं तुम्हें कब से बोल रहा था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा तुम्हें मेरी बात तो बेकार ही लगती है ना। अब देख लो क्या हो गया। तुम कैसी बातें कर रहे हो अमन? शादी कैसे कर सकते हैं? माँ और पापा की रजामंदी भी तो जरूरी है ना। अगर तुम अपने माँ बाप की रजामंदी लेने गई तो वो लोग तुम्हें हमेशा के लिए घर बैठा देंगे और उसी वक्त हमें ऊपर वाले कमरे से निकाल कर मुझ पर केस ठोक देंगे। तुम ये चाहती हो क्या? नहीं अमन,
मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से हमारे माँ बाप हमारे प्यार को स्वीकार कर लें। देखो, अगर हम शादी कर लेते हैं तो बाद में उन्हें अपने बच्चों की खुशी के आगे झुकना ही होगा, और वो भी कब तक हम लोगों से दूर भागते रहेंगे। और सोचो अन्नू, शादी के बाद तुम्हारा मायका नीचे और ससुराल ऊपर। अरे जब मर्जी ऊपर नीचे करती रहना, खत्म। अनु को अमन की सारी बात सही लगती है, इसीलिए वो दोनों अगले ही दिन कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों हाथ पकड़कर घर आते हैं। उन दोनों को हाथ में हाथ डाले हुए जानकी देखती है तो वो अनु को थप्पड़ मारने लगती है और बोलती है, नालायक, बेशरम, यहाँ पूरे मोहल्ले के आगे बदतमीज लड़की के हाथ में हाथ डालकर घूम रही है। जरा सी भी शर्म बची है या नहीं? माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? अन्नू अब मेरी पत्नी है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अमन की बात सुनते ही जानकी को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। जानकी की ऐसी हालत देखकर वहाँ सब टेंशन में आ जाते हैं और ऊपर से अमन की माँ भी आ जाती है। रेखा जानकी को पानी देती है और जानकी होश में आती है तो अनु कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ और हमें पता है कि आप हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानते, इसलिए हमने बिना बताए ही शादी की। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने तुझे यही सिखाया है क्या, किसी से भी शादी करके मेरे सर पर मर दे? अरे तुझे शादी ही करनी थी तो मुझे बताता तो सही एक बार। माँ, आपकी और जानकी माँ की रोज रोज तो लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अब हमें डर लगने लगा था कि हम अगर आपको ये सब बताएंगे तो आप इस रिश्ते के लिए मना कर दोगे। जानकी जी, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे की वजह से ही ये सब हुआ है। अगर मुझे जरा सी भी भनक होती ना कि हमारे बच्चे ऐसा करेंगे तो मैं पहले ही घर खाली कर देती। बहन जी, अब क्या ही बोलूं, बच्चों ने तो हमें बोलने लायक ही नहीं छोड़ा और बच्चों ने शादी तो कर ही ली है तो शिकायत करके क्या करें। इससे पहले कि बाहर वाले बातें बनाएं, हमें बच्चों की धूमधाम से शादी कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि ससुराल वाले ऊपर है और नीचे मायका। भाई साहब भी गुस्सा करेंगे। उनसे मैं बात कर लूंगी और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि ससुराल ऊपर और मायका नीचे है। जानकी आधे अधूरे मन से ही सही लेकिन अपनी बेटी के लिए खुश हो जाती है और अपनी बेटी की धूमधाम से अमन के साथ शादी करवाती है। शादी के बाद जानकी अपनी बेटी को किसी दूसरे घर में विदा नहीं करती बल्कि अपने ही घर के ऊपर वाले कमरे में विदा करती है। शादी हो जाने के बाद जानकी और रेखा के बीच की हल्की फुल्की नोक-झोंक और तू मैं भी खत्म हो जाती है और सब लोग प्यार से मिलकर रहने लगते हैं। सुमन के घर उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे, जिसके लिए सुमन की माँ चंपा उसके कमरे में जाकर सुमन से कहती है, सुमन अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़के वाले आते ही होंगे, जल्दी से तैयार हो जा। माँ, बिना लड़के वाले आ रहे हैं, कोई राजा महाराजा या राजकुमार थोड़ी आ रहा है जो उसके लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाऊँ मैं। जो लड़का तुझे देखने आ रहा है किसी राजकुमार से कम नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है और तुझे उसके आगे बहुत अच्छा दिखना है, तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा तू। आने दो उस राजकुमार को, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है उसमें जो माँ इतनी तारीफ कर रही हैं उसकी। इतना कहकर सुमन तैयार होने चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले उसके घर आ जाते हैं और सुमन की माँ चंपा उसे बाहर बुलाती है और सुमन अपने हाथों में चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर आती है और नजर उठाकर देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही स्मार्ट लड़का बैठा हुआ था। और तभी सुमन की माँ चंपा राजू की माँ कांता से कहती है, लो बहन जी, आ गई हमारी सुमन। सुमन बेटा, जल्दी से सबको चाय नाश्ता दो। अरे वाह चंपा बहन, तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है। जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर है आपकी बेटी। हाँ बहन जी, बिल्कुल मुझ पर गई है। अपनी जवानी में मैं भी इतनी सुंदर दिखती थी। बस करो माँ, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। अगर अपनी ही तारीफ करती रहोगी तो ये लोग भाग जाएंगे उठकर। मैं तो बस अपना इम्प्रेशन जमा रही हूँ ना। सुमन बेटी, ये बताओ कि तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना, और घर का सारा काम तो कर लेती हो ना? अब इन्हें क्या बताऊं, मुझे तो बस 2 मिनट में मैगी ही बनाने आती है। खाना बनाने से तो मैं कोसों दूर हूँ। वो आंटी जी। हाँ बहन जी, मेरी बेटी को हर तरह का खाना बनाना आता है। आज का सारा खाना मेरी बेटी ने ही बनाया है। और आप ये बताओ, आपका बेटा क्या करता है? वो मेरा बेटा, इसकी खुद की फुटवेयर कंपनी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। तो बेटा महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का 10-8 से 10 लाख तो आ ही जाते हैं। क्या सच में इतना कमा लेता है आपका बेटा? अरे हाँ, तो इनके आगे कुछ भी नहीं, क्या करूँ अब। सुनिए बहन जी,
हम आपके घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे। आप इतने बड़े खानदान से हैं, हम आपके मुताबिक बहुत छोटे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमें दहेज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपकी जो मर्जी हो वही दे देना, छोटा मोटा सामान। चंपा अपनी बेटी की शादी राजू से करवाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ दिनों बाद राजू और सुमन की शादी हो जाती है। शादी के दिन विदाई होकर जब सुमन अपने ससुराल जाती है तो देखती है कि राजू का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और घर में बस 4 कमरे थे, जिसे देखकर राजू से सुमन कहती है, ये सब क्या है राजू जी? उस दिन आपकी माँ ने तो कहा था कि आप महीने में लाखों रुपए कमाते हैं, फिर आप इतने छोटे से घर में क्यों रह रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना घर है और हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अच्छा, लेकिन घर तो ठीक है, यहाँ आसपास में कोई कार नजर नहीं आ रही। क्योंकि माँ को बस में सफर करना ज्यादा अच्छा लगता है तो हमने कार नहीं खरीदी। और तुम ये बताओ, आज ही सारे सवाल करती रहोगी या अंदर नहीं जाना क्या तुम्हें? इतना कहकर अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर में जाकर सुमन देखती है कि उस घर में सब चीजें काफी पुरानी थी। ये सब देखकर सुमन को बहुत अजीब लगता है और वो इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी सास कांता आती है और सुमन से कहती है, बहू तू अभी इस घर में नई आई है और हमारे परिवार का एक रिवाज है, नई बहू के घर आने के 10 दिन तक वे काम में हाथ नहीं लगाती, इसलिए तू अभी कुछ दिन आराम कर। चलो अच्छा है, अब कम से कम 10 दिन तक मेरी सास और पति को पता नहीं चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राजू के घर कुछ गुंडे आते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे ओ राजू, बाहर आजा भाई, कब तक चूहे की तरह बिल में घुसा रहेगा? बस जल्दी बाहर आजा। अबे तेरी खैर नहीं है आज तो। अबे कहाँ छुप कर बैठा है बे चूहे, बाहर आजा, वरना मैं अंदर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? आप लोग इतनी जोर जोर से हमारे घर के आगे मेरे पति का नाम लेकर क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई काम है क्या आपको उनसे? क्या पति? उस नल्ले ने शादी कर ली? अरे भाई, आज तक मुझ जैसे काम काज करने वाले आदमी की शादी नहीं हुई और उस बेरोजगार नल्ले की शादी हो गई। लगता है तुम यहाँ पहली बार आए हो। मेरे पति एक अमीर और कामकाजी आदमी हैं और अब भी वो अपने काम पर ही गए हैं, तो यहाँ आकर फालतू की बातें मत करो। सुमन की बात सुनकर सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और गुंडा कहता है, काम काज वाला आदमी? या तो तुम मजाक कर रही हो या तुम्हें अपने नल्ले पति की असलियत पता नहीं है। ये जो घर है ना, वो मेरे पास गिरवी है, समझी? वो नल्ला घर आ जाए ना तो उसे कह देना छोटा भाई आया था अपना ब्याज लेने, और अगर ब्याज ना दे पाए ना तो घर खाली कर दे, बस समझी? इतना कहकर अब वो गुंडा वहाँ से चला जाता है और सुमन गुस्से से आग बबूला होकर घर में अपनी सास और पति का इंतजार करती है। शाम को सुमन का पति घर आता है और कहता है, अरे सुमन, जल्दी से खाने के लिए दे दो कुछ, बहुत जोर की भूख लगी है। तुमने कुछ बनाया है क्या? क्यों जी, आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? आज तो बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ सुमन, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज तो ऑफिस में बहुत काम था। ओ, लेकिन आप मुझे अपना ऑफिस दिखाने कब ले जाएंगे? मैं भी तो देखूं आपका ऑफिस है कैसा। हाँ, कभी लेकर चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उस समय सुमन कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुमन की सास सुमन को खाना बनाने के लिए कहती है और सुमन सब्जी में बहुत नमक और रोटियां जली हुई बनाकर लेकर आती है। ये सब देखकर उसकी सास और राजू सुमन से कहते हैं, ये सब क्या है सुमन? शादी से पहले तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ने भी तो कहा था कि तुम महीने के 12 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि 12 लाख तो क्या, तुम तो 12 रुपए भी नहीं कमाते हो। और तो और ये घर भी किसी गुंडे के पास गिरवी है। इतना बड़ा झूठ! अच्छा, यानी तुझे सच पता चल गया? अच्छा हुआ माँ, इसे पता चल गया। मैं भी रोज रोज काम के बहाने बाहर जाकर परेशान हो गया हूँ। और हाँ सुमन, मैं हूँ बेरोजगार, अब क्या करूँ? कोई एक पढ़े लिखे इंसान को काम नहीं दे रहा तो मेरी क्या गलती है? ऐसे घर में बैठे रहने या बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको बाहर जाकर कहीं काम ढूंढना चाहिए, समझे? ऐसे कब तक आप घर में बैठे रहेंगे? लेकिन यार, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, रोज किसी न किसी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने इस बेरोजगार पति से, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतना कहकर अब सुमन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद राजू एक बार फिर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे जॉब नहीं मिलती।
लेकिन वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बहुत सारी अनाज की बोरियों को उठा रहा था, जिसे देखकर वो भी उसकी मदद करने लग जाता है। शाम को जब वो देर से घर आता है तो सुमन उसे कहती है, आप इतनी तेज से कहाँ थे? मैं अब जान गई हूँ कि आप बेरोजगार तो हो। अब ये काम पर जाने और आने का ना नाटक बंद ही कर दीजिए। ये लो सुमन, मेरी आज की कमाई, मेरी पहली कमाई है ये, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या कहा कमाई? ये आपके पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने कुछ गलत काम करके तो नहीं कमाए ना? नहीं, आज मैंने मजदूरी करके पैसे कमाए हैं। मैं हमेशा अपनी डिग्रियों के दम पर अच्छी नौकरी करना चाहता था, तो मुझे आज तक नहीं मिली, तो मैंने सोचा मजदूरी से ही काम शुरू करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा थोड़ी होता है। राजू की बात सुनकर सुमन की आंखें भर आती है और वो उसे गले लगा लेती है। सुमन की सास ने अपने बेटे की शादी के लिए सुमन और उसकी माँ से क्या क्या झूठ कहे थे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सास की नौकरी करने वाली बहू को सास कैसे सबक सिखाती है कि वो नौकरी करने बाहर जाना तो दूर, नौकरी का नाम सुनते ही अपने कानों को बंद कर लिया करती थी। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि सास की नौकरी करने वाली बहू के साथ, जो वो नौकरी करने के नाम से ही अचानक दूर भागने लगी और डरने लगी। सरला की अब उम्र हो चुकी थी, तो वो अपने बेटे अमन की शादी गांव की लड़की चंदा से करवाती है। अब चंदा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। वो शुरू में खूब काम करती है, क्योंकि उसकी सास सरला ने अपने बेटे अमन की शादी ही इसीलिए की थी कि बहू आ जाए तो उसे काम ना करना पड़े। अब अपनी बहू को काम करते हुए देखकर एक रोज सरला अपनी बहू चंदा से कहती है, बहू, मैं अपने बेटे की ऐसी ही बहू चाहती थी, जो मेरे घर आते ही अपने काम काज में मन लगा ले, और तूने तो मेरा घर संभाल ही लिया। माँ जी सुनो, अब आपने मुझसे ये बात कही तो है, आप भी सुन लो। मैं आपकी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मुझे इस घर में काम नहीं करना। मैंने MA की है। मैं अपने मायके में भी झाड़ू पोछा बर्तन करती रही हूँ, और अब यहाँ भी ये सब करूँ? मेरे बस की तो नहीं है ये सब माँ जी। बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? अमन के होते हुए तू घर से बाहर काम करने के लिए जाएगी? माँ जी, तब आप मुझे देखने के लिए आए थे, तो आपने यही कहा था कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे, और अब आप अपनी ही बातों से मुकर क्यों रही हैं? सरला अब जब अपनी बहू की ये बातें सुनती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, ना जाने मैंने किस गवार को अपने घर की बहू बना लिया। यहाँ PhD और अच्छी पोस्ट पर रहने वाले लोग बेरोजगार हैं और इन्हें नौकरी करनी है। देर शाम को भी चंदा अपने कमरे में पड़ी रहती है और वो घर का कोई भी काम नहीं करती। ऐसे में सरला अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं इसे घर के कामों के ही पैसे दूं, नौकरानी तो रख नहीं सकते, इसके बदले इससे ही काम करवाती हूँ, क्योंकि घर की बहू बाहर काम पर जाए अच्छा थोड़ी लगेगा। अब जैसे ही देर रात सरला का बेटा अमन घर आता है तो खाने की टेबल पर खाना खाते हुए सरला अपने बेटे अमन और बहू से कहती है, मैंने आज फैसला किया है कि बहू काम करेगी। मतलब अब ये भी कमाने जाएगी बाहर? हाँ, ये भी अब कमाएगी। MA कर रखी है मेरी बहू ने, तो पैसे कमाने तो बनते हैं। लेकिन माँ, मुझे इसकी कमाई नहीं चाहिए। या तो ये इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगा, अगर ये बाहर कमाने गई तो। मैंने तुझसे राय नहीं मांगी, मैं अपना फैसला सुना रही हूँ। माँ जी, मुझे पता था आप मान जाएंगी। चंदा अपनी सास सरला के फैसलों पर खुशी तो जाहिर करती है, लेकिन अब तक सरला ने ये नहीं कहा कि चंदा क्या करेगी और कैसे। तब सरला अपने बेटे और बहू को कहती है, बहू आज से यानी अभी से घर के हर कामों की तनख्वाह लेगी। क्या? ये अपने घर के कामों के पैसे लेगी? ये कैसी नौकरी है माँ? माँ जी, घर की नौकरी यानी मैं अपने ही घर में काम करने के पैसे लूंगी। सास की नौकरी करने वाली बहू है तू मेरी, जिसके पैसे तुझे मिला करेंगे। अब चंदा इस शर्त को मान लेती है, क्योंकि जो काम अब वो कर रही थी उसके पैसे तो उसे मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन घर के काम करने से उसे अब पैसे मिले, तो ये तो काफी अच्छी बात हुई। अब अगली ही सुबह चंदा जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगती है, जो पहले सुबह 11 बजे उठा करती थी। ये देखकर अब सरला अपनी बहू से खुश तो होती है, लेकिन सरला अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए उसकी बॉस बन जाती है और अपनी बहू से कहती है, ये जो धूल मिट्टी टेबल पर जमी हुई है, इसे दिन में कई बार कपड़ा मारना है, और अभी पहले इस पर कपड़ा मार, फिर खाना खाने बैठी हो। माँ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाकर करूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तेरी ड्यूटी है और इसे तुझे करना ही पड़ेगा, समझी ना? अब सरला अपनी बहू को जब भी बैठा देखती तो वो उसे कोई ना कोई काम बता देती। देर शाम सरला के घर विमला का आना होता है।
तभी विमला को देखकर चंदा विमला से कहती है, और विमला काकी, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद नजर आई हो आप। अच्छी हूँ। और तुझे क्या हो गया है जो ऐसा हाल बना रखा है? तेरे घर का काम अभी तक नहीं हुआ है क्या? बहू जाकर चाय बना ला विमला और मेरे लिए। चंदा के जाने के बाद विमला सरला से कहती है, क्या हाल बना दिया है तूने अपनी नई नवेली दुल्हन का। देख तो बेचारी अभी तक नहाई भी नहीं है। क्यों नहाएगी? जब काम करने के पैसे लेगी तो यही हाल होगा। क्या? काम करने के पैसे, वो भी घर के कामों का? सरला विमला को सब बता देती है कि कैसे सरला ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए घर के कामों के दाम फिक्स किए हैं। अब ऐसे में जैसे ही चंदा विमला और सरला के लिए चाय लेकर आती है, चंदा बैठने ही वाली होती है कि तभी सरला चंदा से कहती है, बहू वॉशरूम साफ कर दे जाकर, उसके बाद आकर चाय पी लियो। भागी नहीं जा रही तेरी चाय। लेकिन माँ जी, मैं खाना कैसे खाऊंगी? मुझे नहीं करनी साफ सफाई। तुझे करना तो पड़ेगा बहू, ये तेरी ड्यूटी है। अब हार कर नाक पर रुमाल बांधकर चंदा वॉशरूम की सफाई करती है। ये देखकर विमला सरला से कहती है, तू इतनी कठोर कब से हो गई है रे सरला? मुझे नहीं पता तू क्या चाहती है। एक बार देख उसकी तरफ, क्या हाल हो गया है उसका। मैं समझती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ विमला, लेकिन इसने शुरू में काम किया, लेकिन जब इसे मैंने कहा कि तू अच्छा घर का देख रेख कर रही है तो इसने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपकी नौकरानी बनने नहीं आई हूँ इस घर में। फिर तो तू इसे अच्छे से सबक सिखा। अपने घर का काम कोई बोझ होता है? अब जब सरला ने अपनी बहू को सबक सिखाने की ठान ही ली थी तो वो अपनी बहू का बना काम भी बिगाड़ कर उससे करने को कहती। ऐसे में चंदा एक सप्ताह में ही परेशान हो जाती है और देर शाम अपने पति अमन के आने पर अपने पति अमन से कहती है, सुनिए जी, माँ को समझाइए ना कि वो मेरे काम को बिगाड़ कर फिर से मुझसे काम करने को ना कहें। मैं माँ और तुम्हारे बीच में किसी एक को कुछ भी नहीं बोल सकता। और ये जो भी तुम कर रही हो ना, ये खुद की बदौलत कर रही हो, तो करो काम और कमाओ खूब पैसा। अमन भी चाहता था कि चंदा को सबक मिले, क्योंकि उसे बस इसी बात का घमंड था कि वो पढ़ी लिखी है, घर का काम वो क्यों करेगी। लेकिन अब वो वही काम पैसे के लिए कर रही थी। अब अगले दिन सुबह सुबह ही सरला अपनी अलमारी के सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर रख देती है और उन कपड़ों को अपनी बहू चंदा से कहती है ठीक करने के लिए। ये देखकर चंदा भी अपना सर पीटते हुए अपनी सास को कहती है, माँ जी, सुबह सुबह ही इतना सारा काम किया है, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। करना तो तुझे ही पड़ेगा बहू ये सब, क्योंकि मैं तुझे काम करने के लिए पैसे जो दे रही हूँ, अब मैं जो करवाऊँ वो तुझे करना ही होगा। अब ऐसे में चंदा घर का सारा काम शाम के 4 बजे खत्म करके जैसे ही सोती है वैसे ही सरला उसके ऊपर पानी डाल देती है। ये सब देखकर चंदा रोने लगती है और वो रोती है। तभी चंदा अपनी माँ को फोन करके अपनी माँ को रोते हुए कहती है, माँ, मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है। मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती है और तो और वो मुझे सोने भी नहीं देती। ये सारी बातें सरला भी सुन लेती है और देर शाम अपनी बहू को हॉल में बुलाकर उसे गले लगाकर अपनी बहू चंदा से कहती है, मुझे जो सबक तुझे देना था वो तुझे मिल चुका है। बहू तू रो मत, ये ले तेरे 10,000 रुपए तेरी मेहनत की कमाई, जिसके लिए तूने बहुत मेहनत की है। माँ जी, अब मुझे पैसों के लिए काम तो नहीं करना पड़ेगा ना? अगर तू करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन इससे डबल काम भी मैं तुझसे करवा सकती हूँ। माँ जी नहीं, अब तो मैं बिना बोले भी काम करूँ। अब जब चंदा को सबक मिल ही गया था तो वो अब अपनी सास का यानी अपने घर का काम मुफ्त में करने लगती है। नहीं तो चंदा तो अपनी सास की ही नौकरी करने वाली बहू बनकर घर में रह गई थी। नीलम अपनी बहू सुरुचि के साथ बड़े ही प्यार से रहती थी। सुरुचि और नीलम दोनों सास बहू की जोड़ी तो पूरे मोहल्ले में फेमस थी। एक दिन नीलम की पड़ोसन विमला और रीमा उसके घर नीलम की बहू से मिलने आती है। रीमा, विमला और नीलम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी विमला कहती है, अरे नीलम, हमें यहाँ आए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन अब तक तेरी बहू नहीं आई है। वो तो चाय नाश्ता बना रही होगी शायद। वैसे भी तुम लोग मेरी बहू से आज पहली बार मिलने आए हो, तो बहू भी तो अपनी तरफ से पूरी खातिरदारी करेगी ना, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी बहू तेरे बिना बोले ही ये सब सोचती है। सच कह रही है विमला तू, मुझे अपनी बहू को कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरी बहू को छोटी बड़ी बातों सबका ध्यान रहता है, और जब से मेरी बहू आई है ना, उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है। मुझसे तो हमेशा चिढ़ती रहती थी और अब देखो मुझे कैसे चिढ़ा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, नीलम को अपनी बातों में लाना मेरे लिए कौन सा बड़ी बात है।
अरे रीमा, तू क्यों चुप है? तू भी कुछ बोल ले। ऐसा नहीं है कि तेरे बोलने से तुझे चाय नहीं मिलेगी। अरे हाँ रीमा, तू वैसे तो कभी चुप नहीं रहती है, आज इतनी शांत कैसे है? मुझे तो ये बात कुछ हजम ही नहीं हो रही है। विमला और बाकी दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ नीलम की बहू सुरुचि चाय नाश्ता लेकर आती है और सामने रख देती है। चाय नाश्ता वहीं पर रखकर सुरुचि चली जाती है। ये देखकर रीमा कहती है, क्या बात है नीलम, तू तो अपनी बहू की अब तक बड़ी तारीफ कर रही थी और देख रही है कैसे यहाँ चाय पटक के चली गई। बताओ, तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है बहू की नजरों में। तू बातें बना चढ़ा के क्यों कह रही है? नीलम की बहू कहाँ चाय पटक के गई है? अरे बेचारी को और भी तो काम होंगे, तो जल्दीबाजी में चाय यहीं रखकर चली गई होगी। तू खुद ले लेगी चाय तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैं पहाड़ टूटने की तो बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो इतना बोल रही हूँ, सास को अपनी धौंस बनाकर रखनी पड़ती है, वरना तो यही होता है कि बहू की नजरों में कोई इज्जत नहीं रहती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है रीमा, तू ही गलत समझ रही है मेरी बहू को। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत समझ रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तो बस तेरे भले के लिए ही समझा रही थी, क्योंकि सास का तो काम ही होता है कलेश करना, तभी तो बहू थोड़ा दब कर रहेगी। तू नीलम को उल्टी पट्टी मत पढ़ा, ये दोनों सास बहू जैसे भी है साथ में बहुत खुश हैं। रीमा अपनी आंख लगा देती है। नीलम वहाँ तो चुप रहती है, लेकिन उसके मन में ये बात रह जाती है कि उसे अपनी बहू को इतने भी प्यार के साथ नहीं रखना चाहिए, थोड़ा डरा कर ही रखना चाहिए। इसीलिए अब नीलम अपनी बहू के हर काम में कोई न कोई गलती निकालने लगती है और सुरुचि उस गलती को बार बार ठीक करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकलते हैं, लेकिन अब नीलम के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसे ही एक दिन नीलम और उसका बेटा विक्की खाना खा रहे थे और सुरुचि सब्जी लेकर आती है और नीलम सब्जी खाते हुए कहती है, ये कैसी सब्जी बनाई है? ना नमक का हिसाब है और ना ही मसाले का। अरे ये खाना तो कुत्ते भी ना खाएं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो आज भी रोज जैसी ही सब्जी बनाई है, फिर आप ये क्यों बोल रही हैं? सब्जी में कोई कमी है क्या? बहू, मैं पागल थोड़ी हूँ जब बिना बात के ही ये सब बोलूं, और ऊपर से तुम मुझसे बहस कर रही है कि रोज ऐसा ही बनाती हूँ। अरे आज से पहले मैंने ये सोचकर कुछ नहीं बोला कि तू खुद ही समझ जाएगी, लेकिन तू तो। माँ जी, आज से पहले तो आप भी खुद मेरे हाथ की सब्जी की इतनी तारीफ करती थी, अचानक ही आपको सारी परेशानी अब क्यों आ रही है? आपके लिए जितना करो उतना ही कम होता है। देख रहे विक्की बेटा, तू अपनी बीवी को कैसे जुबान लड़ा रही है। थोड़ी भी तमीज नहीं सीखा इसके घर वालों ने, जुबान तो कैंची की तरह चल रही है इसकी। तू कुछ बोलेगा इसे या नहीं? माँ, मैं क्या बोलूं, आप भी तो बिना बात के ही कलेश कर रही हैं। अरे इतनी अच्छी सब्जी बनाई है सुरुचि ने, लेकिन आप उसमें भी कमी निकाल रही हो तो बुरा तो लगेगा ही ना। अच्छा, अब बीवी के आगे सारी गलती माँ की हो गई। तुझे इसके हाथ का खाना पसंद आ रहा है ना, तो ठीक है, फिर अब तो मैं खाना ना ही बनाऊं और ना ही खाऊं इसके हाथों का। नीलम इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और खाना खाने के लिए मना कर देती है। काफी ज्यादा मनाने के बाद भी नीलम अब खाना खाती है। ऐसा आज का ही नहीं, रोज का हो गया था। नीलम बिना बात के ही कलेश कर देती थी और मुंह बनाकर बैठ जाती थी। बाद में सुरुचि और विक्की को ही मनाना पड़ता था। सुरुचि एक दिन छत से सूखे हुए कपड़े लेकर आती है और कपड़ों को देखकर नीलम कहती है, बहू, ये तूने कपड़े धोए हैं? दाग ठीक से निकला नहीं है और रगड़ रगड़ कर तूने कपड़े निचोड़ ही दिए अच्छे से। तेरे हाथ ना सही जगह काम ही नहीं करते हैं और काम को बिगाड़ना तो अच्छे से जानते हैं। माँ जी, कपड़े मैंने नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन ने धोए हैं। आपको जो भी परेशानी है ना, आप वॉशिंग मशीन से कहो, बिना बात के मुझसे कलेश करने की जरूरत नहीं है। हाय राम, 4 कपड़ों के लिए तूने वॉशिंग मशीन चलाई? ये इतने से कपड़े तू तो हाथ से भी धो सकती थी, बिजली क्यों खराब करी तूने? और मुझे बोल रही है कि कलेश मत करो। माँ जी, आप कलेश कर रही हो। अरे कपड़े ही तो हैं, 1-1.5 साल से पहन रही हो, वैसे ही पतले हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो बस मौका चाहिए ना कलेश करने का। बहू, कलेश मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने तो तेरी कामचोरी पकड़ ली है और तभी तो तेरा मुंह बन गया है ना, क्योंकि अपनी गलती तो किसी को दिखती ही नहीं है, सब दूसरों की ही गलतियाँ निकालते हैं। माँ जी, ऐसा है ना तो आप खुद ही अपने कपड़े धो लिया करो, मुझे बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है ना कि तेरा काम आसान हो जाए और तेरे बदले के कपड़े मैं धो। अब तो मैं इसी एक साड़ी में ही रहूंगी। नीलम इतना बोलकर चली जाती है। सुरुचि अब अपनी सास के रोज रोज के कलेश से काफी तंग आ गई थी। ऐसे ही एक दिन सुरुचि पोछा लगा रही थी,
तभी गीले फर्श पर नीलम का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरते ही नीलम सुरुचि पर चिल्लाते हुए कहती है, हाय राम, मेरी कमर तोड़ दी। तू तो यही चाहती है कि मेरी एक एक हड्डी ऐसे ही टूट जाए और एक दिन मैं परलोक सिधार जाऊं। माँ जी, आप इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? आप जितना चिल्ला रही हो ना, उतना तो आपको चोट भी नहीं लगी है। हाय हाय, मेरी कमर टूट गई। विक्की बेटा, अपनी बीवी को देख जरा, गिरा दिया इसने मुझे। माँ जी की इस एक्टिंग से ना पक्का सब लोग मुझे ही गलत समझने वाले हैं। अब क्या हो गया? अब तो तेरे मुंह पर ताला लग गया। अब कुछ बोलना। चुप क्यों खड़ी है? बोलना, अब बोल जल्दी। सुरुचि अपनी सास की एक्टिंग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मेरी सास ने मुझे मारा, कोई है, मुझे बचाओ। बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने तुझे कब मारा? तू झूठ क्यों बोल रही है? माँ जी, आप कलेश करना चाहती हो ना, तो ठीक है। अब तो कलेश बस घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में होगा। बहू, तो नाटक मत कर। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं अपनी बहू को मारती हूँ। उठ बहू, बातें मत बना। अब तो माँ जी बात बनने ही दो। आप अपना कलेश करना बंद करने से तो रही, और मैं भी आपकी ही बहू हूँ, तो कलेश में पीएचडी मैंने भी कर रखी है। अब करके दिखाओ कलेश। ये बहू तो मेरे ही सर पर चढ़कर नाच रही है। इसे शांत नहीं करवाया तो मेरा ही रायता फैल जाएगा। क्या हुआ माँ जी? आपकी तो कमर टूटी थी ना, अब दर्द नहीं हो रहा? बहू, मुझे माफ कर दे। मैं लोगों की बातों में आ गई थी और मैंने तुझे, जो मेरी बहू है, उसको ही इतना परेशान किया। मैं अब कभी कलेश नहीं करूंगी, तो मुझे माफ कर दे बहू। अब तक मैंने जो भी किया है, मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगती हूँ। सुरुचि का कलेश करना शुरू हो ही रहा था कि नीलम की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपनी गलती मान लेती है।